हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। निशांत ने अंतरा की पहचान करवाई। जैनी, यह कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन की चीफ एडिटर उर्वशी अग्रवाल हैं और यह हमारी कंपनी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट की हेड जैनी है। उर्वशी को देखकर अंतरा थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलर मैगजीन की चीफ एडिटर एक 25 साल की जवान औरत होगी। उर्वशी अग्रवाल ने मुस्कुराकर अंतरा से हाथ मिलाया। हाय जैनी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अंतरा ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। निशांत ने देखा कि माहौल अब सब सेट हो गया, इसलिए उसने कहा, आप लोग आराम से बात करिए, मुझे थोड़ा सा काम है। यह कहकर निशांत वहां से निकल गया। निशांत के जाने के बाद उर्वशी ने अंतरा से कहा, जब से आपकी शादी की खबर सुनी है तब से हमारे सर्कल में यही बातें हो रही हैं कि ऐसा कौन है जिसने कबीर जिंदल जैसे आदमी को अपने काबू में कर लिया। पर आज आपको मिलकर सारे सवालों के जवाब मिल गए। आई मस्ट से, आप बहुत खूबसूरत हो जैनी। इसके जवाब में अंतरा मुस्कुराई और थैंक यू कहा। उन दोनों की यह बातें चल रही थी, तब जो आदमी इक्विपमेंट सेट कर रहा था उसने उर्वशी को इशारा किया कि वो लोग रेडी हैं। उर्वशी ने अंतरा से पूछा, जैनी, अब इंटरव्यू शुरू करें? अंतरा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उर्वशी को उसके एक आदमी ने पेपर दिया जिसमें इंटरव्यू के लिए सवाल और कुछ पॉइंट्स लिखे थे, पर उर्वशी ने वो पेपर लेने से इनकार कर दिया और खुद से सवाल करना शुरू किया। उर्वशी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उर्वशी ने पूछा, सबसे पहला सवाल आपके लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में है। जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट ने लोगों को आकर्षित किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह अंतरा एक के बाद एक सवालों का जवाब देती गई। अंतरा के हिसाब से इंटरव्यू अच्छा चल रहा था। जो सवाल उससे पूछे जा रहे थे वो उनका आसानी से जवाब दे पा रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद अचानक उर्वशी ने थोड़े अजीब से सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने पूछा, क्या आप ये बताएंगी कि आप अपने सपनों के राजकुमार से कैसे मिली? अंतरा उसके सवाल से थोड़ी चौंक गई कि अचानक से ये काम के सवाल छोड़कर पर्सनल बातें क्यों पूछने लगी। पर फिर भी अंतरा ने जवाब दिया, ये सब किस्मत की बात है, हमारा मिलना भी एक कोइंसिडेंस था। यह सुनने के बाद उर्वशी ने आगे पूछा, अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपकी और मिस्टर जिंदल की मुलाकात तब हुई थी जब आप रोम में थी और आपको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड मिला था। क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? यह सुनकर अंतरा थोड़ा हिचकिचाई। उसने उर्वशी से पूछा, क्या आप यह सब सवाल भी पब्लिश करने वाली हैं? उर्वशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या है कि ऐसे सवालों के लिए ही तो हमारे रीडर्स मैगजीन पढ़ते हैं। अंतरा ने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए बताया, जी, आपने सही सुना है। जब मैं रोम में थी तब मैं और कबीर एक ही होटल में स्टे कर रहे थे और इत्तेफाक से हम एक ही टूर ग्रुप में रोम घूमने गए थे। यह सुनते ही उर्वशी ने थोड़ा मजाक में और थोड़ा सीरियस होकर कहा, मतलब अब अगर लड़कियों को अपने सपनों के राजकुमार को पाना है तो पहले पता करना पड़ेगा कि वो कौन से होटल में ठहरा है, ताकि एकदम फिल्मी ढंग से दोनों की मुलाकात हो। अंतरा ने इसका मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है। दरअसल रोम ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, वहाँ ज़्यादा होटल्स नहीं है। शायद इस वजह से हमारा मिलना हुआ होगा। उर्वशी के चेहरे पे मुस्कान थी। उसने कहा, मेरा अगला सवाल यह है कि ये लग्जरी अपार्टमेंट आपकी देखरेख में बन रहा है, आप इसकी हेड हो, पर क्या आपको कबीर जी ने कभी कोई सजेशंस दिए हैं? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर उर्वशी किसी गहरी सोच में थी। उसके बाद उसने पूछा, अब बात करते हैं प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड की। अवार्ड सेरेमनी में आपसे जो सवाल किए गए थे वो हमें पता है। आपने वैसे सवालों से कैसे डील किया?
अंतरा ने उस सेरेमनी को याद करते हुए जवाब दिया। मेरे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त और वेल विशर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। इसी की वजह से मेरा हौसला बना रहता है। यह सुनते ही उर्वशी ने तुरंत पूछा, आपके बहुत सारे दोस्त हैं? अंतरा ने बताया, हाँ, उस वक्त वहाँ मेरी असिस्टेंट और कई दोस्त थे। उर्वशी ने साफ साफ पूछ लिया, दोस्त मतलब औरतें ना? अंतरा ने कहा, मेरी असिस्टेंट एक औरत है, बाकी मेरे दोस्तों में औरतें भी हैं और आदमी भी। उर्वशी के चेहरे पर जलन दिख रही थी। उसने कहा, जैनी, इसका मतलब आपके पास काफ़ी सच्चे दोस्त हैं जो आपकी मदद करते हैं? अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। जब मैं अब्रॉड पढ़ रही थी तब मुझे अपने दोस्तों का काफ़ी साथ मिला था। मुझे इतने सालों तक कंपनी देने के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सवाल जवाब का सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चला। इंटरव्यू खत्म होने के बाद निशांत आया और उर्वशी और उसके स्टाफ को दरवाजे तक छोड़ने गया। अंतरा भी अपने कपड़े बदलने गई और कुछ देर बाद वापस आई। निशांत ने कहा, कमाल है, मैंने सोचा नहीं था कि उर्वशी आपका इंटरव्यू करेंगी। अंतरा को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने निशांत से पूछा, ऐसा क्यों? निशांत ने समझाया, दरअसल उर्वशी कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन के मालिक की बेटी हैं और चीफ एडिटर भी। वो किसी के यहाँ जाकर कभी इंटरव्यू नहीं लेती हैं, पर इस बार वो खुद यहाँ आई। इसका मतलब यह है कि वो लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा, इंटरव्यू के दौरान हमारे बीच रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बातें हुई। लगता है कि उर्वशी को भी काफ़ी नॉलेज है। निशांत ने कुछ सोचते हुए कहा, आप दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़े हो, शायद इसलिए वो खुद आपका इंटरव्यू लेने आई होंगी। जो भी हो, आपके इस इंटरव्यू की वजह से हमारे लग्जरी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट का प्रमोशन हो रहा है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। इस इंटरव्यू के 3 दिन के बाद मैगजीन पब्लिश हुई। अंतरा ने देखा कि मैगजीन के कवर पेज पर उसकी फ़ोटो छपी है। इस बात ने तो उसे चौंकाया नहीं, पर जब उसने अंदर इंटरव्यू पढ़ना शुरू किया तो वो चौंक गई। अंतरा ने जो भी कहा था, इंटरव्यू में उससे बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ था। अंतरा ने पढ़ा, जैनी ने बताया कि उसका कबीर से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो जानबूझकर उसी होटल में ठहरी थी जहां पर कबीर जिंदल रुके थे, और उसने जानबूझकर वही टूर ग्रुप बुक किया था जिसमें कबीर जिंदल रोम घूमने वाले थे। इसके अलावा आगे यह लिखा था कि जो लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू किया है वो जैनी ने अकेले नहीं बल्कि कबीर जिंदल ने शुरू किया है। जैनी का मानना है कि लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के फेमस होने के बाद उसके पति के सपोर्ट से इंडस्ट्री में जैनी की इज्जत बढ़ेगी। मतलब इसमें जैनी से ज़्यादा उनके हस्बैंड का हाथ है। इसके आगे लिखा था, जैनी ने खुद बताया कि जब वो अब्रॉड पढ़ रही थी तब उनके कई सारे दोस्त थे जो कि आदमी थे। उन लोगों ने जैनी की इतने सालों तक काफ़ी मदद की थी, पर कबीर जिंदल से मिलने के बाद जैनी ने बहुत कम समय में उन्हें जान भी लिया और शादी करके अब प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। वाकई वक्त गुजरते देर नहीं लगती। यह सब पढ़ने के बाद निशांत को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मैगजीन को टेबल पर पटकते हुए कहा, यह उर्वशी कहना क्या चाहती है? और यह वक्त गुजरते देर नहीं लगती का क्या मतलब है? क्या वो यह कहना चाहती है कि आप बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस की तरह शादी से पहले से प्रेग्नेंट थी? इंटरव्यू पढ़ने के बाद अंतरा भी चौंक गई थी। उसे अपने दिए हुए जवाब बराबर याद थे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर उसके जवाब तोड़ मरोड़ कर क्यों छापे गए थे? अंतरा को मैगजीन में लिखा हर एक शब्द चुभ रहा था। उर्वशी ने जो लिखा था वो सब बिल्कुल उल्टा था। उसका यह कहना था कि जैनी ने जो भी आज तक हासिल किया है वो सिर्फ कबीर की वजह से ही हो पाया है। और आखिर के पैराग्राफ में जो लिखा था वो तो और भयानक था। वो पढ़कर सब यही सोचेंगे कि जैनी अच्छी इंसान नहीं है और हो सकता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है। अंतरा को यह भी ठीक से याद था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जिससे उर्वशी को बुरा लगा हो, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? अंतरा यह सब सोच रही थी, तब निशांत ने उसे दिलासा दिया, आप टेंशन मत लो मैडम, मैं मैगजीन के ऑफिस कॉल करूंगा और पूछूंगा कि उर्वशी ने ऐसा क्यों लिखा। अंतरा ने उसे सिर हिलाकर मना किया, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्वशी का क्या इरादा है
यह बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो वो आगे चल के कुछ और ज़रूर करने वाली होगी। उन दोनों की बात चल रही थी, तब संजीव भी वहां आ गया। दोपहर तक कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ। उल्टा उर्वशी ने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 नींबू के फोटो पोस्ट किए। निशांत को ये बात समझ नहीं आई। उसने संजीव से पूछा, ये कहना क्या चाहती है, खट्टा? अचानक संजीव को कुछ याद आया और उसने अपने माथा पीटते हुए कहा, मुझे लगता है ये उर्वशी हमारी कंपनी में काम कर चुकी है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने उसे पहले हमारी ऑफिस में ही कहीं देखा है। निशांत को ऐसा कुछ याद नहीं था। उसने कंपनी के सर्वर पर इंफॉर्मेशन चेक करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद निशांत ने टेबल पर हाथ पटका। हाँ यार, नाम, उम्र, स्कूल सब कुछ मैच हो रहा है। संजीव को इस बात पर भरोसा हो गया। मैंने कहा था ना, वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। निशांत ने सोचते हुए कहा, पर मुझे यह उर्वशी क्यों याद नहीं है? क्योंकि जितने भी इंटर्न्स यहाँ काम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं और छोड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उन सब का नाम मुझे याद रहता है, पता नहीं, पर यह उर्वशी याद ही नहीं आ रही। संजीव कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। जहाँ तक मुझे याद है, उर्वशी के पिता सतीश अग्रवाल एक बार बॉस का इंटरव्यू लेने आए थे, पर उस वक्त बॉस किसी से मिलते कहाँ थे। मुझे याद है कि तब उर्वशी अपने पिता के साथ ऑफिस आई थी। मुझे लगता है कि तब वो बॉस से मिलने आई थी, पर उसने बॉस को दूर से देखा था। ऊपर से बॉस ने मास्क पहन रखा था। उसके कुछ दिन बाद सतीश अग्रवाल ने मुझे कॉल करके बताया था कि उनके किसी रिश्तेदार की बेटी रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहती है और हमारे यहाँ इंटर्नशिप करना चाहती है, तो क्या हम उसे एक चांस दे सकते हैं? तब मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन सर्कल जैसी मैगजीन का नाम मालिक। उसके कुछ दिन बाद सतीश अग्रवाल ने मुझे कॉल करके बताया था कि उनके किसी रिश्तेदार की बेटी रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहती है और हमारे यहाँ इंटर्नशिप करना चाहती है, तो क्या हम उसे एक चांस दे सकते हैं? तब मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन सर्कल जैसी मैगजीन का मालिक पर्सनली कॉल करके बोल रहा है, तो उसमें शक करने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने हाँ कर दी और फिर उनके रिश्तेदार के रूप में उर्वशी ने ज्वाइन किया था। यह सुनने के बाद निशांत ने पूछा, उसने कितने दिन हमारी कंपनी में काम किया? संजीव ने बताया, शायद सिर्फ आधे दिन तक। उस वक्त उर्वशी की पढ़ाई चल रही थी। वो छुट्टी में घर आई हुई थी और ऐसे ही इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने खुद ऑफिस के बाकी लोगों से उसकी पहचान करवाई थी। सबसे मिलवाने के बाद उसने मुझे कहा था कि उसे बॉस से मिलना है। मैंने उसे बताया कि बॉस तो ऑफिस नहीं आने वाले। उसके बाद वो बिना बताए चली गई थी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा कि उसे कोई इमरजेंसी आ गई होगी, पर उसके बाद वो कभी लौटी ही नहीं और मैंने ही काम के चक्कर में इतना ध्यान नहीं दिया। पर अब उर्वशी के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। निशांत ने सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उर्वशी मैडम से जलती है, इसलिए उसने जानबूझकर यह सब किया? संजीव ने एक आह भरी। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, औरतों का कोई भरोसा नहीं। निशांत ने भी आगे कहा, पर मैडम से जलने के लिए उर्वशी के पास कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो भी एक अमीर खानदान से बिलोंग करती हैं। यह बोलने के बाद अचानक निशांत को एक ख्याल आया और वो आगे बोला, हो सकता है कि अंतरा मैडम कैम्ब्रिज से पढ़ी हैं, इसलिए उर्वशी मैडम से जलती है। अंतरा ने धीरे से खांस कर उन दोनों की बातें रोकी और कहा, उर्वशी ने भी कैम्ब्रिज से ही पढ़ाई की है। यह बात उसने खुद बताई थी। निशांत ने फिर दलील दी। हाँ, तो क्या हुआ? भले ही उसने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की हो, पर क्या उसके पास आपके जितना डिजाइनिंग का टैलेंट है? उसके पास प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड है। उसके पास। निशांत अपनी बात पूरी करे उसके पहले टेबल पर अंतरा का फोन बज उठा। निशांत ने अंतरा को छेड़ते हुए कहा, ओहो, पतिदेव का फोन है। अंतरा ने हंसते हुए फोन उठाया। हेलो, सामने से आवाज आई। बेटा, मैं बोल रही हूँ दादी। मैंने बस यह पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम ऑफिस से निकल गई या नहीं। डेविड तुम्हें लेने ऑफिस पहुंच चुका होगा।
वो तुम्हें मिला? अंतरा ने टाइम देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो 10 मिनट लेट थी। अगर उसने कहा कि डेविड अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा तो डेविड को डांट पड़ेगी। इसलिए उसने कह दिया, हाँ हाँ दादी, वो आ चुका है, हम बस निकल रहे हैं। सामने से दादी की आवाज आई, ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे कबीर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, फोन क्यों छीन लिया नालायक? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि फोन के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। कुछ पल बाद मिस्टर शैडो की आवाज सुनाई दी, ऑफिस से निकली या नहीं? इसके जवाब में अंतरा ने बताया, हाँ बस निकल ही रही हूँ, पर मैं वहाँ नहीं हूँ, तो आप फोन पर कैसे बात कर पा रहे हो? मिस्टर शैडो के हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था, इसलिए फोन पकड़ने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से जवाब में कहा, नैतिक और इशिका वापस आ चुके हैं। नैतिक मेरी मदद कर रहा है। यह सुनकर अंतरा को खुशी हुई। वाह, वो दोनों वापस आ गए। मुझे उन दोनों से मिले काफ़ी टाइम हो गया है। मिस्टर शैडो ने कहा, तो जल्दी से घर आ जाओ। अंतरा ने हामी भरी। मिस्टर शैडो ने कहा, मुझे मैगजीन के इंटरव्यू के बारे में पता चला। डेविड पता कर रहा है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरी अभी अभी डेविड से बात हुई, वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। मिस्टर शैडो ने यह कहा ही था कि कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ और डेविड दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैडम चलें? संजीव और निशांत फिर अंतरा को चिढ़ाने लगे, बॉस से अब मैडम का इंतज़ार नहीं हो रहा है। यह सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मा गई और बोली, वो बात नहीं है, दरअसल काफ़ी टाइम बाद इशिका और नैतिक घर लौटे हैं, इसलिए वो मुझे घर बुला रहे हैं। निशांत हंस पड़ा, वाह क्या बेकार बहाना है। अंतरा हंस पड़ी। मिस्टर शैडो को पता भी नहीं है कि जब वो ऑफिस में नहीं होता तो उसका स्टाफ अंतरा का मजाक उड़ाता है। संजीव अंतरा को नीचे गाड़ी तक छोड़ने आया। अंतरा जब गाड़ी में बैठ गई तब उसने कहा, मैडम आप और बॉस टेंशन मत लो, इस मैगजीन वाले मामले को हम लोग संभाल लेंगे। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसके बाद गाड़ी वहां से निकल गई। कुछ ही देर में अंतरा घर पहुंच गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो कंचन डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। अशोक दादी के साथ बात कर रहा था। नैतिक और इशिका भी वहीं पर बैठे हुए थे। हालांकि उन्हें बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दोनों अपने अपने फ़ोन में टाइम पास कर रहे थे। अंतरा पर नज़र पड़ते ही दादी बोली, अरे अंतरा आ गई। कंचन, कबीर को बुलाकर लाओ, उसकी बीवी आ गई है, वो कर क्या रहा है? कंचन मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाकर मिस्टर शैडो को बुलाने चली गई। दादी ने अंतरा को बुलाकर अपने पास बैठने के लिए कहा। टेबल पर सिर्फ अशोक, नैतिक और ऋषिका थे। यह देखकर अंतरा ने पूछा, आंटी कब अब तक नहीं आई? इसके जवाब में अशोक ने कहा, किरण अपनी किसी दोस्त के घर किटी पार्टी के लिए गई है, वो रात को देर से लौटेगी। किरण का जिक्र होते ही दादी का मूड खराब हो गया। वो बोलने लगी, किरण किटी पार्टी करे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझती हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, पर हर रोज़ इस तरह देर से आना ठीक नहीं है। यह सुनते ही अशोक ने कहा, मैं एक काम करता हूँ माँ, किरण को लेकर आता हूँ। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे परिवार को यह बात पता थी कि किरण पूरा पूरा दिन घर के बाहर रहती थी और रात को भी देर से लौटती थी, पर कोई उसे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि सबको यही लगता था कि मेनोपॉज की वजह से उसका मूड ठीक नहीं रहता है। अगर बाहर जाकर अपनी सहेलियों से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अशोक उठे उसके पहले नैतिक ने कहा, मॉम को मैं लेकर आता हूँ। यह सुनकर अशोक ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है चले जाना, पर पहले खाना खा लो। इतने सालों बाद तुम लोगों की अंतरा से मुलाकात हुई है, पहले उसे ठीक से मिल तो लो। अंतरा ने देखा कि इशिका का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले की तरह विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े नहीं पहनती थी। आज उसने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने थे। वो यह सोच रही थी तब इशिका मुस्कुराई और बोली, भाभी जी कैसी हो? अब तो आप मेरी ऑफिशियल भाभी बन चुकी हो। बाय द वे, ऋषभ ने मुझे बताया कि कैसे पिछले कुछ साल आपके लिए मुश्किल रहे। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान थी। उसने इशिका से पूछा, तुम ऋषभ से मिली थी? अब कैसा है वो?
इसके जवाब में इशिका ने कहा, ठीक ही है, पर अभी भी कंप्लीट बेड रेस्ट पर है। मैं उसका ख्याल रखने हर रोज हॉस्पिटल जाती हूँ। यह सुनते ही नैतिक की भौहें उठ गई। वो बोल पड़ा, यह बात मुझे क्यों नहीं पता चली। नैतिक के यह पूछते ही दोनों भाई बहन के बीच पहले की तरह मीठा झगड़ा शुरू हो गया। इशिका नैतिक से कहने लगी, तुम्हें इसलिए पता नहीं क्योंकि तुम इतने टाइम से बाहर भटक रहे थे। तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं थी। और तुम टॉपिक मत बदलो, जल्दी से भाभी को भाभी बोलो। नैतिक अंतरा को भाभी बोलने में हिचकिचा रहा था। इशिका की बात से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। हालांकि तब तक मिस्टर सैडो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और अंतरा के पास आकर बैठ गया और फिर सब ने खाने की शुरुआत की। खाते खाते इशिका ने अंतरा से कहा, भाभी, दादी ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो। आपकी तबीयत कैसी है? अंतरा ने मिस्टर सैडो को निवाला खिलाया और इशिका को जवाब दिया कि उसकी तबीयत ठीक है। उसके बाद सब लोग चुपचाप खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक नैतिक ने टोस्ट करने के लिए वाइन का गिलास ऊपर उठाया और बोला, भाभी, आपके और भाई की खुशहाल जिंदगी के लिए। यह देखकर अंतरा मुस्कुराई। खाना हो जाने के बाद अंतरा और मिस्टर शैडो अपने कमरे में आ गए। उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। अंतरा कपड़े बदलने में मिस्टर शैडो की मदद कर रही थी। उसने कहा, नैतिक और ऋषिका पहले से काफी मैच्योर हो गए हैं, नहीं? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, हाँ, 4 साल में काफी कुछ बदल गया है। ना सिर्फ नैतिक और ऋषिका, बल्कि और भी बहुत सारे लोग बदल गए हैं। जैसे कि ध्रुव, अगर उसने चेतावनी ना दी होती तो तुम फिर से लालवानी लॉ फर्म चली जाती। अंतरा को यह बात पता थी कि मिस्टर शैडो किसी के बारे में बेवजह जिक्र नहीं करेंगे। जरूर उसे लालवानी लॉ फर्म के बारे में कुछ बताना होगा। इसलिए अंतरा मिस्टर शैडो के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैंने डेविड को ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मुझे खबर मिली है कि लता और ध्रुव एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। यह सुनते ही अंतरा का हाथ रुक गया। दुश्मन हो गए? किस वजह से? मिस्टर शैडो ने बताया, क्योंकि इतने साल से ध्रुव अकेला रहा था। उसे अपनी माँ की असलियत पता चल गई थी। पिछले 4 साल में लता ने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की थी कि ध्रुव कहाँ है, किस हाल में है। और अब तुम्हारे मामा के घर पर आग लगाने के बाद लता ने सारा इल्जाम गायत्री पर डाल दिया और उसे जेल भेज दिया। ध्रुव कितना भी बड़ा बेवकूफ़ हो, इतना तो उसे समझ आ जाएगा कि लता किस तरह की इंसान है। यह सब सुनने के बाद अंतरा ने कहा, तो क्या हुआ? आखिर वो माँ बेटे हैं। भले ही उन दोनों के बीच कितना भी मनमुटाव हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं बन सकते। हो सकता है कि दोनों का गुस्सा उतरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मिस्टर शैडो को भी लगा कि अंतरा ठीक कह रही है। उसने अंतरा से कहा, ध्रुव, तुम्हें सावधान करने के लिए इसीलिए ही आया था, क्योंकि अब तक उसका जमीर नहीं मरा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि 4 साल पहले जो मैंने ध्रुव की मदद की थी वो बेकार नहीं गई। अच्छा हुआ वो इतने साल लता के साथ नहीं रहा, वरना वो ध्रुव को भी खुद के जैसा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कपड़े बदलने के बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो को धीरे से बेड पर लेटाया और कहा, इसलिए इंसान का मन कैसा है यह समझना ज़रूरी है। जब मैं महेश के घर में रहती थी तब ध्रुव ने मेरी बहुत बार मदद की थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो बुरा इंसान नहीं है। एक तो वो छोटा है, ऊपर से उसे महेश और लता ने सर पर चढ़ा रखा है। पर अब 4 साल तक ठोकरें खाने के बाद अब उसे हकीकत समझ आ गई होगी। मिस्टर शैडो ने कहा, वैसे तुम उसकी मदद करना चाहती हो? भले ही सौतेला, पर ध्रुव था तो अंतरा का भाई ही। इसलिए मिस्टर शैडो को जानना था कि अंतरा का इस बारे में क्या ख्याल है। अंतरा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, अब मैं लोगों की हर मुश्किलों की फिक्र नहीं कर सकती, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि लता अपने बेटे से कितने टाइम तक दूर रह पाती है। यहाँ मिस्टर शैडो और अंतरा की बातें चल रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ एक कॉफ़ी शॉप में किरण ने भी यही सवाल पूछा, तुम अपने बेटे को खुद से कैसे दूर कर सकती हो? किरण के सामने बैठी लता ने जवाब में बताया, अगर वो ठोकरे नहीं खाएगा तो चलना नहीं सीखेगा। यह सुनने के बाद किरण ने कुछ नहीं कहा।
दरअसल लता ने किरण को माफ़ी मांगने के लिए बुलाया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करे। आखिर में उसने कहा, किरण जी, मैंने आपके पैसों से कमीशन खाया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए मैंने नाइट क्लब की नौकरी ही छोड़ दी है। आज की यह कॉफ़ी भी मेरी तरफ से है। आप प्लीज़ मेरी माफ़ी स्वीकार कर लो। किरण अपने फ़ोन पर न्यूज़ पढ़ रही थी। उसने लता की तरफ बिना देखे ही कह दिया, मेरा ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, इस बात से मुझे गुस्सा नहीं है। अगर तुमने मुझसे ऐसे ही पैसे मांग लिए होते तो मैं दे देती, पर मुझे धोखा पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसे पैंतरे अपनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहोगी तो भूल जाना कि तुम एक भी रुपया मिलेगा तुम्हें। लता ने अपना सर झुकाकर कहा, मैं कसम खाती हूँ किरण जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। हालांकि किरण को लता की बातों पर भरोसा नहीं था। उसने कह दिया, अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, यह बोलो। और प्लीज फिर से वो तुम्हारा वकील वाला घटिया प्लान मत बताने लगना, क्योंकि अंतरा और उसके पेट में पल रहा बच्चा एकदम तंदुरुस्त है। अब लता किरण को कैसे बताती कि वकील वाले प्लान पर उसके खुद के बेटे ने ही पानी फेर दिया था। उसने देखा कि किरण जो न्यूज़ पढ़ रही थी उसमें आर्य कॉरपोरेशन और कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन के बीच जो तनाव चल रहा था उसके बारे में हेडलाइन थी। आखिर में लता ने कहा, किरण जी, मुझे एक नया काम मिल गया है। किरण का लता पर से भरोसा उठ चुका था। किरण को जैसे उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने कहा, मुझे नहीं जानना है कि तुम्हें कौन सा नया काम मिला है, और मेरे पास ये सब सुनने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वैसे भी नैतिक मुझे लेने आ रहा है, जो बोलना हो जल्दी बोलो। लता ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, किरण जी, अब मैं उर्वशी के घर में नौकरानी का काम करने वाली हूँ। किरण को समझ नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उसने पूछा, कौन उर्वशी? जवाब में लता ने कहा, आप अभी जो अंतरा का इंटरव्यू पढ़ रही थी, उर्वशी उस मैगजीन की चीफ एडिटर है। किरण ने लता की तरफ देखकर पूछा, उसके घर काम करने की कोई खास वजह? लता ने जवाब में कहा, महेश के साथ उसके परिवार के अच्छे संबंध थे और उन लोगों ने महेश की काफ़ी हेल्प की थी। यह सुनने के बाद किरण ने अपने बैग से फ़ोन निकाला और कहा, ये तस्वीर देखो, यही है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। लता ने हामी भरी, हाँ यही है। किरण जी, आपको मैंने एक प्लान बताया था, याद है? मैंने आपको कहा था ना कि किसी ऐसी लड़की की कबीर के साथ शादी कराई जाए जो कि आपके काबू में हो। अब शादी नहीं हो सकती तो क्या हुआ, अफेयर तो हो ही सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार सदमे की वजह से अंतरा का बच्चा गिर जाएगा। जिंदल परिवार के घर में किरण के लिए अंतरा का बच्चा गिराना आसान था। हालांकि उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे उस पर किसी को शक ना हो। लता ने अपना प्लान बताया। उर्वशी इस प्लान के लिए बेस्ट है, क्योंकि आर्टिकल में अंतरा के बारे में उर्वशी ने जो लिखा है उससे अंतरा की बदनामी हुई है। लता की बात का सीधा मतलब यह था कि उर्वशी से हाथ मिलाया जा सकता है। लता ने आगे कहा, अब इस बार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब देख लूँगी, बस आप साथ बनाए रहो। लता ने यह बोला ही था कि किरण का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम पढ़कर किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ बेटा नैतिक, आ गए तुम? सामने से नैतिक ने कहा, हाँ, पर आप किस कैफ़े में हो? किरण बोली, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आती हूँ। यह कहने के बाद किरण ने फ़ोन काटा और टेबल पर रखे हुए बैग को उठाकर वहाँ से निकलने लगी। तब तक लता ने उसे रोक लिया। किरण जी, मुझे कुछ कहना है। किरण को नैतिक के पास जाने की जल्दी थी और लता से बात करने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। इसलिए उसने कह दिया, देखो लता, जैसा कि तुमने कहा, तुम्हें इस प्लान में मेरी ज़रूरत नहीं है और तुम खुद ही सब करने वाली हो, तो कर लो। अगर कामयाब हो गई तो हम सब के लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं हुई तो अगला प्लान बनाना, जैसे कि हमेशा करती आई हो। यह सुनकर लता ने कहा, आपकी बात मैं समझ गई, पर मैं दरअसल यह कह रही थी कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। क्या है कि मैंने नाइट क्लब का काम छोड़ दिया है, तो मेरे पास इस महीने कुछ भी पैसे आने वाले नहीं हैं। किरण ने गुस्से से अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर टेबल पर पटक दिए और कहा, मुझे पता है तुम मेरे कोई काम नहीं आने वाली, बस जब देखो पैसे ऐंठने के चक्कर में होती हो। यह कहकर किरण वहां से निकल गई।
हालांकि इस बार उसका मूड बिल्कुल खराब नहीं हुआ। वो जल्दी से कैफे के बाहर आई। वो काफी खुश नजर आ रही थी। एक ब्लू कलर की चमचमाती हुई कार किरण के सामने आकर रुकी। गाड़ी में बैठते ही किरण ने नैतिक को गले लगा लिया और उसे टोका। तुम इतने पतले कैसे हो गए? बाहर ठीक से खाना नहीं खा रहे थे क्या? नैतिक ने जवाब में कहा। ऐसा कुछ नहीं है मोम। खैर, आप आज डिनर के लिए घर क्यों नहीं लौटी? पापा आपका इंतजार कर रहे थे। किरण ने उल्टा जवाब देते हुए कहा। तुम कुछ भी बोल रहे हो। उन्हें अंतरा और उसके होने वाले बच्चे के अलावा घर में किसी की नहीं पड़ी है। नैतिक ने गाड़ी चलाई और किरण को समझाने लगा। मॉम, कैसी बातें कर रही हो? आप और पापा 30 साल से साथ हैं और उन्हें आपकी परवाह है। आप गलत समझ रहे हो। और इशिका के बाद भाभी का बच्चा हमारे परिवार का पहला बच्चा होगा। इस वजह से पापा उनकी ज़्यादा केयर करते हैं। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? किरण को नैतिक की बात सही नहीं लगी। भाभी? तुम्हें सच में लगता है कि अंतरा तुम्हारी भाभी है? खैर, तुम इतने सालों बाद आए हो। उस बाजारू औरत की बात छोड़ो और अपने बारे में बताओ। कैसे हो तुम? क्या किया इतने साल? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो मुझसे मिलवाओ। अगर अच्छी लड़की होगी तो हम जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कर देंगे। और जब तुम्हारा बच्चा होगा वो ही जिंदल परिवार का वारिस माना जाएगा। यह सुनकर नैतिक ने एक आह भरी। 4 साल बीत गए पर आज भी उसकी माँ की सोच वैसी ही है। नैतिक ने कहा। मोम, आप ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? भाई घर में सबसे बड़ा है और उसका बच्चा भी हमारे परिवार का वारिस ही है। और भाई बहुत पावरफुल है। वही हमारे बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। अगर आप लोगों ने बिजनेस मुझे सौंप भी दिया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि कंपनी लॉस में भी जाने लगे। किरण ने नैतिक को डांट दिया। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? सब कुछ तुम्हारा है। अपने पापा जैसे मत बनो। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिंदल परिवार की जो भी प्रॉपर्टी, बिजनेस और दौलत है उस पर उस नाजायज का कोई हक नहीं है। वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का है। अगर तुम्हें लगता है कि कबीर में काबिलियत है तो तुम उसे कंपनी में नौकरी पर रख लेना, पर कंपनी के मालिक तुम ही बनोगे। नैतिक ने आगे कहा। मॉम, आप मेरी बात। किरण ने नैतिक की बात काटते हुए कह दिया। अगर तुम मुझे माँ बोलते हो तो तुम मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो तुम उस चुड़ैल को भाभी बोलना बंद करो। वो इस इज्जत के काबिल नहीं है। यह सुनने के बाद नैतिक को लगा कि अपनी माँ के साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया। इसके कुछ दिन बाद आखिर आर्य कॉरपोरेशन की एनुअल मीटिंग का दिन आ गया। जाहिर सी बात थी कि वेन्यू होटल सहारा ही होने वाला था। सुबह डेविड मिस्टर शैडो और अंतरा को लेने घर पहुंच गया। मिस्टर शैडो के हाथ से प्लास्टर तो निकाल दिया गया था, पर फिर भी हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अंतरा ने मिस्टर शैडो को कोट पहनाया और फिर वो घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में मिस्टर शैडो ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। प्रेगनेंसी के वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, उसके बदले उल्टा मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ती है। यह सुनकर अंतरा को दुख हुआ और उसने कहा, आपकी यह हालत मेरी वजह से हुई है तो आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। मिस्टर शैडो ने अचानक सवाल किया। अंतरा, मुझे एक बात सच सच बताना। 4 साल पहले मैं जो था और आज जो हूँ उसमें तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है? अंतरा ने पूछा। चेहरे में या बर्ताव में? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, सब कुछ। अंतरा सोचने लगी। उसकी नज़र मिस्टर शैडो की छाती पर पड़ी। अब मिस्टर शैडो काफ़ी पतला नजर आ रहा था। 4 साल पहले मिस्टर शैडो मास्क पहनता था, पर उसका शरीर काफ़ी मजबूत हुआ करता था। पर उस आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंतरा ने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और कहा, आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। डेविड ने गाड़ी चलाते हुए अपनी बात रखी। हाँ, डॉक्टर का भी यही कहना है। मिस्टर शैडो ने रियर व्यू मिरर में देखकर डेविड को टोका। मैं अपना ख्याल रखूंगा। अंतरा प्रेग्नेंट है, उसे इस सब बात का टेंशन मत दो। डेविड ने हाँ में सर हिला दिया। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, डेविड को आपकी परवाह है इसलिए ऐसा कह रहा है। मिस्टर शैडो ने कह दिया,
पर मुझे अपने बच्चे की परवाह है। मेरे लिए तुम और हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है। अंतरा को पता था कि मिस्टर सैडो ने उसके लिए आग में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाली थी और दूसरी बार उसके लिए मिस्टर सैडो ने अपना एक हाथ लगभग गंवा दिया था। अंतरा ने अपना सर मिस्टर सैडो के कंधे पर रखकर कहा, अब से हमारे साथ सब कुछ ठीक ही होगा। कुछ देर में वो लोग होटल सहारा पहुंच गए। होटल के बाहर पहुंचे तो बहुत सी गाड़ियां वहां खड़ी थी। अंतरा ने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। वो लोग गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर जा ही रहे थे, तब किसी ने आवाज़ लगाई, जैनी। यह किसी औरत की आवाज़ थी। जब अंतरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उर्वशी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। उसने डार्क पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। उर्वशी ने अपने होठों पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी। अंतरा उसे देखकर मुस्कुराई। उर्वशी ने आते ही अंतरा से माफ़ी मांगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जैनी। दरअसल आपके इंटरव्यू के बाद में मैं एक इमरजेंसी बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड चली गई थी और एक इंटर्न को इंटरव्यू लिखने दे दिया था। मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम नहीं था। इस वजह से इंटरव्यू ऐसे ही पब्लिश हो गया। मुझे एहसास है कि हमारी मैगजीन की वजह से आपकी बदनामी हुई। आज मैं आपसे पर्सनली माफ़ी मांग रही हूँ। आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने उस इंटर्न को काम से निकाल दिया है और ये बात मैंने अपने सर्कल में भी बोल दी है। अब उसे ज़िंदगी में जर्नलिस्ट का काम नहीं मिलेगा। उर्वशी ने बड़ी चालाकी से सफाई दी। अंतरा को उसके साथ बात करते देख वहां आए हुए मेहमान थोड़ा हैरान रह गए। अंतरा से थोड़ी देर बात करने के बाद उर्वशी का ध्यान अंतरा के पास खड़े मिस्टर शैडो पर गया। उर्वशी ने कहा, आखिर आज लेजेंडरी बिजनेस टाइकून मिस्टर कबीर जिंदल को देखना नसीब हो ही गया। मिस्टर शैडो को देखकर उर्वशी की आंखों में एक चमक सी आ गई और वो थोड़ी शर्मा गई। उसने देर ना करते हुए मिस्टर शैडो की चापलूसी करना शुरू कर दिया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के हर बड़े बिजनेसमैन हमारे मैगजीन में चमकना चाहते हैं, पर सिर्फ आप ही एक ऐसे हो जिसे हमारे मैगजीन ने 3-4 बार सामने से अप्रोच किया है, फिर भी आपने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। मैंने सुना था कि आप लोगों के सामने कम ही आते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मुझे आपका चेहरा देखने को मिल गया। आज मैं घर जाकर पापा को बताऊंगी कि मैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। मिस्टर सैडो ने उर्वशी की तरफ देखा भी नहीं। उसका सारा ध्यान अंतरा पर था। उसने कहा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपना काम करने के लिए मुझे लोगों को मिलने की ज़रूरत है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इसलिए सबको मेरे चेहरे से ज़्यादा मेरी काबिलियत और कौशल पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर उर्वशी ने कहा, जी बिल्कुल। इस शहर में ऐसा कौन है जिसे आपकी काबिलियत और सक्सेस के बारे में ना पता हो। पर क्या है कि ज़्यादा रहस्यमयी रहना लोगों में जिज्ञासा जगाता है। अब हमारा मैगजीन ही देख लो। हमने जब से आपकी वाइफ जैनी की तस्वीर कवर पेज पर लगाई है, तब से मैगजीन की सेलिंग बढ़ गई है। अब आप ही देख लीजिए कि आपके बारे में जानने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। उर्वशी की बात तो नॉर्मल थी, पर डेविड भी बता सकता था कि उसके यह कहने के पीछे का मतलब कुछ और ही था। उसका कहने का यह मतलब था कि अंतरा कबीर जिंदल की वाइफ थी। इसी वजह से लोगों ने उसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट लिया। मिस्टर शैडो को भी उसके इशारे समझ आ रहे थे। इसके अलावा इंटरव्यू का सारा इल्ज़ाम उर्वशी ने एक इंटर्न पर डाल दिया था। मिस्टर शैडो को उर्वशी की चालाकी बराबर समझ आ रही थी। उसने उर्वशी से पूछा, मुझे ये जानना है कि आपके मैगजीन ने ऐसे गॉसिप कब से छापने शुरू कर दिए। उर्वशी चौंक गई और कहा, कबीर जी, आप कहना क्या चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। इसे न्यूज़ पब्लिश करने की मान्यता मिली हुई है और हमारे मैगजीन में जो भी बातें छपती हैं वो बकवास नहीं होती। मिस्टर शैडो ने पूछा, अगर ऐसा है तो आपने मेरी वाइफ के बारे में गलत क्यों छापा, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। उर्वशी ने तुरंत अपना बचाव किया। हमारी कंपनी कभी सेल्स बढ़ाने के लिए ऐसा काम नहीं करेगी। हम जो भी पब्लिश करते हैं वो इंडस्ट्री के लोगों के काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है।
यह सुनकर मिस्टर शैडो ने उसे उसकी ही बात में उलझा दिया। अगर आपकी मैगजीन सेल्स के लिए ये सब नहीं करती तो आपने मेरी वाइफ का इंटरव्यू क्यों किया? उर्वशी के पास अब शब्द नहीं थे। उसने कह दिया, वो तो इसलिए क्योंकि जैनी ने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड जीता है। उर्वशी ने अपने बचाव में आगे कहा, जैसा कि मैंने बताया मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था और मैंने माफ़ी भी मांग ली है, तो मेरे हिसाब से हमें इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मिस्टर शैडो ने हंसते हुए कहा, देखो उर्वशी, मुझे और मेरी वाइफ को दिखावा करके नाम कमाने की आदत नहीं है। हमें हमारी काबिलियत के लिए इज्जत मिलती है, तो हम दोनों को किसी मैगजीन में इंटरव्यू देकर फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को इंटरव्यू भी बस तुम्हारे पापा के नाम की वजह से देने दिया, पर तुम्हारे मैगजीन ने बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ का नाम खराब हो रहा है और इस मैटर को मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा। मिस्टर शैडो की बात सुनकर तो मानो उर्वशी के होश उड़ गए। वहां से गुजरने वाले लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उर्वशी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने थोड़ा गुस्से से मिस्टर शैडो से पूछा, मिस्टर कबीर, आप इतनी सी बात कोर्ट में कैसे लेकर जा सकते हैं? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कह दिया, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। ये मेरी वाइफ की इज्जत का सवाल है, उसके साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकता। उर्वशी ने पूछा, तो क्या आप मेरे ऊपर केस करेंगे? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, मैं उस आदमी पर केस करूंगा जिसने इंटरव्यू की मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। अगर वो तुम हो तो तुम पर केस होगा। उर्वशी मिस्टर शैडो की बात से डर चुकी थी और उसने अपना बचाव करते हुए कहा, कबीर जी, जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। ये मेरे कंपनी के इंटर्न ने लिखा था और इस गड़बड़ के चलते मैंने उसे अब निकाल दिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है। मिस्टर शैडो ने कहा, तो आप उसे ढूंढो। वो इंटर्न आपके यहाँ काम करता था, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंपनी के पास उसका नाम एड्रेस होगा ही। उर्वशी ने बहाना बना दिया, नहीं है ना, दरअसल उसके इंटर्नशिप के पहले दिन ही उसने ये गलती कर दी। उसके बाद तो हमने उसे निकाल ही दिया, तो उसका नाम या एड्रेस प्रूफ लिया ही नहीं गया। मिस्टर शैडो ने उसका भी सॉल्यूशन दिया। जब केस फाइल होगा उसके बाद पुलिस आपके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा देखेंगे, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव चेक करेंगे, कैसे भी करके उसका पता लगा लेंगे। यह सब सुनकर उर्वशी के माथे पर पसीना आने लगा। छोटी मुस्कुराहट के साथ वो बहकाने की कोशिश करने लगी, कबीर जी छोड़िए ना, आप बात को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? और वैसे भी उसके किए की सज़ा मैं उसे दे चुकी हूँ। अब उसे किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस में काम नहीं मिलेगा। यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। कबीर जी, उसे अब इस गलती के लिए मार तो नहीं सकते ना? यह सब सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, उसे मारना तो मुझे भी नहीं है, पर उसे कानूनी तौर पर सज़ा ज़रूर दिलवानी है। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मेरे होते हुए उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो मैन्युस्क्रिप्ट किसने लिखी थी। यह सुनकर उर्वशी बहुत घबरा गई थी। यह बात उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो का हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, उर्वशी, आप हमारी गेस्ट हो। अगर खातिरदारी में कोई कमी रह जाए तो बुरा मत मानना। बाहर काफ़ी ठंड है और आपने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अंदर जाइए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यह कहने के बाद अंतरा ने उर्वशी को नज़रअंदाज किया और मिस्टर शैडो का हाथ पकड़कर वो होटल सहारा के अंदर चली गई। डेविड भी हंसते हुए अंतरा के पीछे अंदर होटल में चला गया और जाते हुए बोलने लगा, चालाकी तो देखो इस उर्वशी की, कैसे इसने सारा इल्ज़ाम अपने इंटर्न पर डाल दिया। अंतरा ने हंसते हुए कहा, हम सबको ये बात पता है कि उर्वशी ने मैन्युस्क्रिप्ट खुद लिखी है, बस यह पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी आंखों में मेरे लिए बैर साफ नजर आ रहा था। मुझे लगता है कि अगर हम इस मामले को बड़ा बनाएंगे तभी यह पीछे नहीं हटने वाली। डेविड बोला, मैडम, आपको बॉस को रोकने की ज़रूरत नहीं थी, उसे भी तो पता चले आर्य कॉरपोरेशन की मालकिन को बदनाम करने का अंजाम क्या होता है। अंतरा ने डेविड को समझाते हुए कहा, आखिरकार वो एक औरत है, बाहर इतने सारे लोग थे और अगर बात ज़्यादा बढ़ जाती तो अच्छा नहीं होता।
और आज हमारी कंपनी की एनुअल मीटिंग है। हम हमारे मेहमान की इंसल्ट नहीं कर सकते। अंतरा के यह बोलते ही मिस्टर शैडो मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, तुम्हें अब भी मेरी सिखाई हुई बातें याद हैं? 4 साल पहले इसी होटल के रूम नंबर 607 में मिस्टर शैडो ने अंतरा को ऐसी बहुत सी बातें सिखाई थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को छेड़ते हुए कहा, अब टीचर ही इतने लाजवाब थे तो कैसे याद नहीं होगा? यह सब बातें करते करते वो लोग अंदर पहुंच चुके थे। अंतरा की किसी पर नजर पड़ते ही उसने डेविड से पूछा, क्या पापा और आंटी भी आज यहाँ आने वाले थे? डेविड कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, पापा को तो आना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी के चेयरमैन हैं। उन्हें भी स्टेज पर जाकर स्पीच देनी है, पर आंटी आएंगी या नहीं उसका नहीं पता। मिस्टर शैडो ने यह बोला ही था कि उसकी किरण पर नज़र पड़ी। किरण अपने दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। वो नैतिक और इशिका को जबरदस्ती लोगों से मिलवा रही थी। उन दोनों के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन दोनों को सोशलाइज होने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अंतरा ने ये सब देखते हुए कहा, लगता है आंटी इशिका और नैतिक को लोगों से इंट्रोड्यूस करा रही हैं। मिस्टर शैडो ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा, इस तरीके से ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। उनका खुद का भी मन होना चाहिए बिजनेस में। यह सुनकर अंतरा को कुछ याद आया और उसने पूछा, पर आपने कहा था ना कि आप आगे चलकर नैतिक को अपना बिजनेस सौंप देंगे, तो एक तरह से अच्छा ही है कि अभी से नैतिक बिजनेस सर्कल को जानना शुरू कर दे। मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, तो फिर आज आंटी के बदले मुझे नैतिक को लोगों से मिलवाना चाहिए, पर यह पहला कदम नहीं है। पहले नैतिक को ऑफिस आना शुरू करना होगा। मैं खुद काम सिखाऊंगा और जब वो काम को अच्छे से सीख लेगा तब मैं उसे अपनी कंपनी की जिम्मेदारी दे दूंगा और फिर हम अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ेंगे। अंतरा को मिस्टर शैडो के ख्यालों पर हंसी आ गई और उसने कहा, पर इसके लिए पहले आपके हाथ का ठीक होना ज़रूरी है। मैं अकेली बच्चों को उठाकर दुनिया नहीं घूम सकती। मिस्टर शैडो ने कहा, बच्चों को मैं उठा लूँगा, तुम बस एंजॉय करना। अब खुश? दोनों ही जानते थे कि यह अभी बहुत दूर की बात थी। फिलहाल अंतरा की माँ की मौत का बदला लेना बाकी था और अभी नैतिक को भी कंपनी संभालने में टाइम था। दादी की सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। उनकी उम्र के चलते ये भी नहीं पता था कि वो कब तक इस दुनिया में रहेंगी। उन दोनों की बातें चल रही थी तब तक एनुअल मीटिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले अशोक को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अशोक ने कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज़ की तारीफ की और बताया कि किसी भी कंपनी की तरक्की करने में सबसे बड़ा योगदान एम्प्लॉयज़ का होता है। यही सब कहकर उसने सबको मोटिवेट किया। स्टेज के पास बैठे हुए अंतरा और मिस्टर शैडो का हंसी मजाक चल रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तुमने आते वक्त गाड़ी में जो बोला था उसका मैं ध्यान रखूंगा। अब से मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा। अंतरा को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी आपने मेरी बात मान ली? मिस्टर शैडो ने हंसकर कहा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसके बाद और भी बच्चे चाहिए होंगे। यह सुनकर अंतरा शर्मा गई। उसने टॉपिक बदलने के इरादे से कहा, पापा कितनी अच्छी स्पीच दे रहे हैं ना। हालांकि मिस्टर शैडो कहाँ उसकी बातों में आने वाला था। वो प्यार से अंतरा को देख रहा था। उसने अंतरा को गले लगाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया पर उसे दर्द होने लगा। इस वजह से वो रुक गया। तब तक अशोक की स्पीच पूरी हुई और उसके साथ ही तालियां गूंज उठी। उसके बाद स्टेज पर एक बड़ा सा कांच का बॉक्स लाया गया। उसमें बहुत सारी कागज़ की पर्चियां पड़ी थी। दरअसल कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए एक लकी ड्रॉ होने वाला था। बॉक्स में पड़ी पर्चियों में एम्प्लॉयज़ के आईडी नंबर लिखे थे। ड्रॉ में जिसका नंबर आया उसे इनाम मिलने वाला था। अशोक ने उस बॉक्स में से पहली पर्ची निकाली और विनर का नाम पढ़कर अनाउंस किया, A3058। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको OnePlus का लेटेस्ट फ़ोन मिला है। प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपना इनाम कलेक्ट करें। हालांकि ऑडियंस में से कोई आगे नहीं आया। अशोक ने फिर कहा, A3058, यह किसका नंबर है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। संजीव, जो कि प्रोग्राम का होस्ट था, उसने भी अनाउंस किया,
A3058 नंबर, जिसका भी नंबर है वो प्लीज़ जल्दी से स्टेज पर आइए और अपना प्राइज़ कलेक्ट कीजिए। अभी हमें और भी लोगों को प्राइज़ देने हैं। अगर अगले 1 मिनट में यह एम्प्लॉय स्टेज पर नहीं आया तो प्राइज़ कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, यह मेरा नंबर है। यह सुनते ही सारे लोगों ने मुड़कर देखा तो एक फीमेल एम्प्लॉय स्टेज की तरफ चलकर आ रही थी। वह उर्वशी अग्रवाल थी। स्टेज पर पहुंचने के बाद उसने कहा, अशोक अंकल, A3058 मेरा नंबर है। उर्वशी ने अंकल बोला था, इसलिए अशोक को समझ आ गया कि वह कोई जान पहचान वाली लड़की होनी चाहिए, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने उर्वशी से पूछा, तुम कौन हो बेटा? उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? आप और मेरे पापा साथ में क्रिकेट खेला करते थे। अशोक को याद आ गया कि ये उसके दोस्त की बेटी है। अचानक अशोक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सतीश की बेटी इतनी बड़ी हो गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? उर्वशी ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। अशोक ने हाँ में अपना सर हिलाया और आगे कहा, पर तुम हमारी कंपनी में इंटर्न थी। यह बात मुझे पता ही नहीं थी। सतीश ने भी मुझे कभी नहीं बताया। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने मुझे सिखाया था कि मैं आपकी कंपनी में इंटर्न हूँ तो मुझे रहना भी एक इंटर्न की तरह ही चाहिए। मुझे कबीर जी से बहुत कुछ सीखना था, जो कि मैं सतीश अग्रवाल की बेटी बनकर नहीं सीख सकती थी। इसलिए पापा ने आपको नहीं बताया था। पर आपकी कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे अचानक से अब्रॉड निकल जाना पड़ा। वहाँ पर मैंने जर्नलिज्म सीखा और अब पापा की मैगजीन में चीफ एडिटर हूँ। यह सुनते ही अशोक खुश हो गया। क्या बात है! सतीश बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम्हारे जैसी काबिल बेटी मिली है। और एक मेरी इशिका है जिसके पास कोई भी करियर चुनने की आज़ादी है। पर नहीं, उसे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी ही बनना है। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए समझाया, अरे अंकल, अब जमाना बदल गया है। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। अब वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। लोग लाखों रुपए के पैकेज की जॉब छोड़कर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे संजीव ने देखा कि उन दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उनके नजदीक जाकर अशोक को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर, आप मिस उर्वशी को नीचे लेकर जा सकते हैं तो हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। अशोक ने हाँ में सर हिलाया और उर्वशी से कहा, आओ बेटा, नीचे चलकर बात करते हैं। उन दोनों के नीचे जाने के बाद संजीव ने लकी ड्रा आगे बढ़ाया। अशोक उर्वशी को स्टेज के नीचे लेकर आया और कहा, कबीर, अंतरा, इससे मिलो। यह मेरे दोस्त की सतीश अग्रवाल की बेटी उर्वशी है। इसके पिता कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन के चीफ एडिटर थे और अब खुद उर्वशी वहाँ की चीफ एडिटर है। और उर्वशी, यह कबीर है और यह उसकी वाइफ अंतरा। उर्वशी थोड़ी हैरान होकर बोली, पर यह तो जैनी है ना? जैनी का इंडियन नाम भी है। यह सुनकर अशोक ने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसके जवाब में उर्वशी ने थोड़ी शर्मिंदगी से बताया, जी अंकल, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने जैनी का इंटरव्यू लिया था, पर बाद में एक इंटर्न ने उसका ड्राफ्ट लिखा और उसने कुछ बातों का मतलब ही बदल दिया था, जिस वजह से जैनी का नाम खराब हो गया। इस वजह से कबीर जी बहुत गुस्सा है और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होंगे? जिसकी नई नई शादी हुई है उसकी पत्नी के बारे में किसी ने उल्टा सीधा लिखा होगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। पर जो भी हुआ उसमें गलती तो मेरी ही है। मैंने ही इंटरव्यू की मैन्युस्क्रिप्ट चेक नहीं की थी। यह देखकर अंतरा और मिस्टर शैडो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आंखों आंखों में ही एक दूसरे की बात समझ गए कि अभी तक उर्वशी का नाटक खत्म नहीं हुआ है। दोनों को हंसी आ गई। हालांकि दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं। वो देखना चाहते थे कि अब उर्वशी आगे कौन सा पैंतरा अपनाने वाली है। अशोक उन सब में बुजुर्ग था और वो एक अच्छा इंसान था। ऊपर से उर्वशी का पिता अशोक का दोस्त था, इसलिए अशोक के रहते मामला शांति से निपट सकता था। उर्वशी को भी यह बात पता थी। ऊपर से अभी बाहर मिस्टर शैडो ने जो भी कहा था उनमें एक भी बात गलत नहीं थी। कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन की चीफ एडिटर होने के नाते उर्वशी को इंटरव्यू वैसा ही लिखना चाहिए था
जैसा कि अंतरा ने बताया था, पर उसने जानबूझकर अंतरा की बातों को तोड़ मरोड़ कर लिखा ताकि अंतरा बदनाम हो और अब इल्जाम किसी और पर डाल रही थी। अगर इस मामले की जांच हो तो उर्वशी के बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर उर्वशी चाहती तो हमेशा के लिए इंडिया से कहीं दूर जा सकती थी, पर उसे इस बात का एहसास था कि ऐसा करने से उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसने जिंदगी भर मेहनत करके अपने मैगजीन को इस मुकाम तक पहुंचाया था, वो सब बर्बाद हो जाता। इसलिए उर्वशी ने यह सोचा कि अगर उसे यह मामला सुलझाना है तो अशोक को बीच में लाना पड़ेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और ऐसा लग रहा था कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अशोक अपने दोस्त की बेटी से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उर्वशी ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, अंकल, मैं जैनी से अभी थोड़ी देर पहले माफ़ी मांग चुकी हूँ और अब आपके सामने फिर एक बार माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। हर एक मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू करके ही पब्लिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जैनी मेरी इस पहली गलती को माफ़ कर देगी। उर्वशी ने विनती के लहजे में यह कहा था और फिर मिस्टर शैडो और अंतरा की तरफ देखकर अपनी बात आगे बढ़ाई। क्या है कि मेरे पापा और अशोक अंकल पुराने दोस्त हैं। अगर हम इस मामले के लिए कोर्ट गए तो इसका असर उनके रिलेशंस पर पड़ सकता है। यह सुनकर अशोक थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, मामला इतना बड़ा है कि कोर्ट जाना पड़ सकता है? अशोक की बात से उर्वशी को थोड़ी राहत मिली। उसने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस अपनी बात रख रही थी। मुझे नहीं लगता कि जैनी इतनी छोटी बात के लिए कोर्ट जाएगी, है ना जैनी? यह सुनकर अंतरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। उर्वशी ने बड़ी चालाकी से यह बात कही थी ताकि अंतरा मामला कोर्ट ले जाने की बात ही ना कर पाए। अंतरा को समझ आ गया था कि उर्वशी बहुत शातिर है। अशोक ने पूछा, अंतरा, आखिर बात क्या है, बताओगी? अंतरा कुछ बोले उसके पहले मिस्टर शैडो ने कहा, कोर्ट जाने की बात अंतरा ने नहीं, मैंने कही थी। इतना बोलने के बाद मिस्टर शैडो ने उर्वशी की तरफ देखा और आगे कहा, तुमने गलती की वो बात समझ में आती है, पर अब तुम मेरे पापा के सामने सच को छिपाने की कोशिश कर रही हो। यह सुनते ही उर्वशी की आंखें नम और लाल हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बस यह डर है कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा। मुझे सच में अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मिस्टर शैडो कुछ बोलने जा रहा था, पर अंतरा ने उसे रोक लिया और फिर शांति से कहा, बदनामी मेरी हुई है तो मुझे ही पापा से बात करने दीजिए। यह सुनकर उर्वशी ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा ने भी उसकी आंखों में देखा और फिर अशोक से कहा, पापा, दरअसल बात यह है कि उर्वशी के मैगजीन के लिए काम कर रहे इंटर्न को शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम है। इसलिए उसने मेरे इंटरव्यू में यह लिखा है कि मैंने जो अवार्ड जीता है वो कबीर के दम पर जीता है, और जब मैं लंदन में थी तब बहुत सारे आदमियों के साथ मेरे संबंध रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मेरे बारे में और कोई बुरी बात नहीं लिखी है। यह कहने के बाद अंतरा हल्के से मुस्कुराई। अगर उर्वशी नाटक कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती? अंतरा ने देखा कि उर्वशी अभी भी अपने आंसू पोंछने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखों में पैनिक साफ नजर आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि मामला उसके काबू के बाहर जा रहा था। असल में उर्वशी ने यह सोचा था कि अशोक को बीच में लाने से वो मिस्टर शैडो को कोर्ट जाने से रोक लेगी और बिना किसी नुकसान के मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जब छोटों के बीच झगड़ा होता है तो बड़े ही बात करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। पर उर्वशी ने सोचा नहीं था कि अशोक बाल की खाल निकालेगा और सवाल पर सवाल पूछेगा। उर्वशी ने यह भी नहीं सोचा था कि अंतरा खुद के बारे में छपी गलत बातें अपने ससुर के मुंह पर बता देगी, खासकर दूसरे मर्दों से अफेयर वाली बात। कोई भी ससुर अपनी बहू के बारे में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतरा की बात सुनकर अशोक का चेहरा सख्त हो गया था। उसने कहा, क्या वो मैगजीन किसी के पास है? मुझे इंटरव्यू पढ़ना है। यह सुनकर उर्वशी पहले पैनिक हो गई, पर फिर उसे ख्याल आया कि अब कंपनी की एनुअल मीटिंग में कोई ऐसी मैगजीन कहाँ से लाएगा। यह सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली, पर वो डेविड को कहाँ जानती थी। डेविड ने अपने बैग से मैगजीन निकाली और बिना कुछ बोले अशोक को दे दी।
यह देखकर उर्वशी की आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ बोलने जा रही थी। यह तुम कैसे? हालांकि हड़बड़ाहट में उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अशोक ने कुछ ही मिनटों में पूरा इंटरव्यू पढ़ लिया और मैगजीन बंद करके उसे टेबल पर जोर से पटका। उसके बाद उसने मिस्टर शैडो की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, कर दो केस। यह सुनते ही उर्वशी हक्की बक्की रह गई। अंकल लेकिन। हालांकि वो अपनी बात आगे बढ़ाए उसके पहले अशोक ने कह दिया, अंतरा मेरी बहू है, जिंदल परिवार की बहू। उसे कोई ऐरा गैरा इंटर्न बदनाम करे और हम चुप रहें? मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। देखो उर्वशी, तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं और वो ईमानदार इंसान है। इसी वजह से वो मेरा दोस्त है। पर जो गलत है वो है। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम तुम पर, तुम्हारे पापा पर या तुम्हारी मैगजीन पर थोड़े ही केस करने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ उस इंटर्न पर केस करेंगे। अशोक ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अंतरा नाटक करते हुए बोल पड़ी, पर पापा उस इंटर्न को ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि उर्वशी ने बताया कि उसने उस इंटर्न को काम से निकाल दिया है और बोल रही हैं कि उनकी कंपनी ने उस इंटर्न का नाम अता पता कुछ नहीं है। यह सुनते ही अशोक थोड़ा चिढ़ गया। अरे यह क्या बात हुई? कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय का नाम पता लिए बिना उसे काम पर कैसे रख सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं इंटरव्यू किसी और ने लिखा था और उस इंटर्न को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अशोक के यह बोलते ही उर्वशी डर के मारे कांपने लगी। कब से चुपचाप खड़े डेविड ने अशोक से कहा, सर मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन की ऑफिस के आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवा ली है और जब कोर्ट केस होगा तो टेक्निकल डिपार्टमेंट आसानी से पता लगा लेगा कि इनके ऑफिस के किस कंप्यूटर से इंटरव्यू की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी। अशोक ने कहा, गुड वर्क डेविड, तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। मैं सतीश से भी बात करूंगा कि वो कोऑपरेट करे। मुझे नहीं लगता कि एक इंटर्न के साथ जिंदल परिवार की दुश्मनी होगी, पर फिर उसने मेरी बहू को बदनाम करने की हिम्मत कैसे की? डेविड ने हामी भरी और कहा, ठीक है सर, मैं आज रात तक पता लगा लूंगा। अशोक ने कहा, और साथ में कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को भी बोल दो कि वो लोग केस फाइल करने की तैयारी करें। मुझे अंतरा के लिए जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। डेविड ने हाँ में अपना सर हिलाया और अपना फोन निकालते हुए उन लोगों से थोड़ा दूर चला गया। उर्वशी का हाल बेहाल था। उसने कहा, अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं निकलती हूँ। अशोक ने कहा, हाँ हाँ बेटा, संभल कर जाना और अपने पापा को मेरी हेलो कहना और कभी अपने पापा को हमारे घर लेकर आओ। उर्वशी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ हामी भरी और सदमे में वहां से निकल गई। अंतरा को उस पर हंसी आ रही थी क्योंकि उर्वशी उसके ससुर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती थी। हालांकि अशोक कोई बच्चा नहीं था कि उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। तुरंत ही अशोक असली मामला समझ गया और उसने डेविड को इस मामले की जांच करने के ऑर्डर्स दे दिए। इस तरह अपने खोदे हुए गड्ढे में उर्वशी खुद ही गिर गई। उसके जाने के बाद अशोक ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सतीश तो बहुत सुलझा हुआ आदमी है, उसकी बेटी इतनी मक्कार कैसे हो गई? अंतरा ने अशोक के लिए एक गिलास में पानी भरा और उसे देते हुए कहा, पापा जरूरी तो नहीं ना कि सब बच्चे अपने माँ बाप पर जाएं? अशोक ने पानी पिया और अंतरा से पूछा, बेटा इस उर्वशी के साथ तुम क्या करने वाली हो? यह सुनकर अंतरा और मिस्टर शैडो दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि अशोक ने ऐसा सवाल क्यों पूछा।